एक शांत और ठंडी जगह जहां समय जैसे ठहर गया हो। ये कहानी है एक प्लेन के साथ हुए हादसे की, और ये हादसा एंडीज पहाड़ों की खतरनाक ऊंचाइयों पर हुआ था। मगर सर्दियों की बर्फ से ढकी चोटी और चारों ओर पसरी ठंडक के बीच कुछ लोग जिंदा तो बच गए थे, लेकिन खाने और पानी की कमी ने उन्हें पूरी तरह से झंझोड़ के रख दिया था। पर अब सवाल ये है कि वो लोग यहाँ से वापस अपने घर जा पाएंगे या नहीं। ये जानने के लिए चलिए बढ़ते हैं सीधा इस कहानी की ओर। 12 अक्टूबर 1972 उरुग्वे, जहां ओल्ड क्रिश्चियंस नाम की रग्बी टीम एक मैच खेल रही थी, मगर वो लोग ये मैच हार जाते हैं। जिसके बाद उस टीम का कैप्टन मार्सेलो उन सभी खिलाड़ियों को बताता है कि कल हम ट्रिप के लिए सेंटियागो जा रहे हैं और आज उस ट्रिप के ट्रैवलिंग के पैसे देने का आखिरी दिन है। तो जो भी ट्रिप पर जाना चाहता है वो आज ही अपने पैसे जमा करवा दे। मगर नुमा का 20 तारीख को कमर्शियल लॉ का एग्जाम था, इसलिए वो इस ट्रिप पर नहीं जाना चाहता था। लेकिन अल्फ्रेडो, गैस्टोन और पांचो नाम के उसके दोस्त उसे इस ट्रिप पर जाने के लिए मनाने लगते हैं, जिसमें पांचो कहता है कि 2 महीने में तुम ग्रेजुएट हो जाओगे, जिसके बाद तुम काम करने में ही बिजी हो जाओगे, तो हो सकता है ये हमारी एक साथ आखिरी ट्रिप हो। लेकिन नुमा तब तो उनकी बात नहीं मानता, पर रात को घर जाकर वो अपना इरादा बदल लेता है। जिसके अगले दिन यानी कि 13 अक्टूबर को वो सब लोग ट्रिप पर जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और एक ग्रुप फोटो करवाने के बाद वो सब लोग प्लेन में बैठ जाते हैं, जिसमें टोटल 40 लोग और 5 क्रू मेंबर्स थे। अब इस सब के बाद उनका प्लेन सेंटियागो जाने के लिए उड़ान भरता है और वो सब इस ट्रिप को लेकर काफी एक्साइटेड थे। मगर जब उनका प्लेन एंडीज के माउंटेन रेंज के ऊपर से गुजरता है तो उन्हें एक झटका महसूस होता है, जिस पर एक क्रू मेंबर उन्हें बताता है कि अर्जेंटीनियन प्लेन्स की गर्म हवाएं जब इन पहाड़ों की ठंडी हवाओं से टकराती हैं तो एक सक्शन इफेक्ट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से इन पहाड़ों के ऊपर से गुजरने वाले प्लेन नीचे की ओर खिंचने लगते हैं। इसीलिए हम लोग साउथ होते हुए पहाड़ों के निचले हिस्सों से घूमकर सेंटियागो जा रहे हैं। मगर इसके कुछ ही देर बाद उन्हें एक जबरदस्त झटका महसूस होता है और उनका प्लेन थोड़ा नीचे की ओर खिंच जाता है। तब पायलट इस प्लेन को वापस ऊपर ले जाने के लिए पूरी जान लगा देता है, लेकिन उसके बाद भी उनका प्लेन पहाड़ की एक चोटी से टकराकर 2 हिस्सों में टूट जाता है और इस प्लेन का अगला हिस्सा उस बर्फीले पहाड़ पर स्लाइड करते हुए काफी नीचे तक आ जाता है। मगर फिर भी इस हादसे में कुछ लोग जिंदा बच गए थे, पर उनमें से भी कुछ बुरी तरह से घायल हो चुके थे। तब रॉबर्टो, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है, वो घायल लोगों की मदद करने लगता है। तब कुछ लोग जाकर पायलट को देखते हैं, जो कि बहुत ही बुरी तरह से जख्मी था। जिसके बाद वो लोग रेडियो के जरिए मदद बुलाने की कोशिश करते हैं, मगर इतने बड़े एक्सीडेंट की वजह से उस प्लेन में कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और तब वो पायलट कहता है कि ईश्वर तुम्हारी रक्षा करें, जिसके बाद उसकी भी मौत हो जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रात के वक्त पर, और रात होने के साथ ही उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई थी, क्योंकि वो लोग इस हादसे में बच तो गए थे, मगर रात में इस जगह का टेम्परेचर हो चुका था -30, और ऐसी ठंड से बचना उनके लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए वो लोग ठंड से बचने के लिए उस टूटे हुए प्लेन के आगे वाले हिस्से में चले जाते हैं और दूसरी तरफ बैग लगाकर उस टूटी हुई साइड को बंद कर देते हैं, ताकि वो लोग ठंड को अंदर आने से रोक सकें। और वो लोग उस प्लेन के अंदर एक दूसरे से सिमटे हुए थे, और जैसे तैसे उनमें से कुछ लोग चीखते चिल्लाते हुए रात बिताते हैं। अब सुबह सूरज निकलने के बाद वो लोग प्लेन से बाहर आते हैं, जहां रोबर्टो बताता है कि हम में से कुछ लोगों की मौत हो चुकी है और नांदो भी बेहोश पड़ा है और उसकी बहन की हालत भी काफी खराब है, मगर हमारे पास जख्मी लोगों की देखभाल करने के लिए जगह भी नहीं है। जिसके बाद वो लोग प्लेन की सीट्स को बाहर निकाल देते हैं, ताकि जख्मी लोगों की देखभाल करने के लिए थोड़ी जगह बन सके। उसके साथ ही वो सभी बैग्स को भी चेक करते हैं, जिनमें से वो खाने और कुछ काम की चीजों को निकाल लेते हैं और लाशों को प्लेन से बाहर निकालकर एक साइड में रख देते हैं। और इन्हीं सब कामों को करते हुए उनका पूरा दिन बीत जाता है, मगर उन्हें उम्मीद थी कि जल्दी ही रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने आएगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है इस हादसे के तीसरे दिन पर, जहां 3 दिन से बेहोश पड़े नांदो को होश आता है और उसे पता चलता है कि इस हादसे में उसकी मां की मौत हो चुकी है और उसकी बहन की हालत भी काफी खराब है।
तब नांदो उन सबसे पूछता है कि क्या कोई हमारी मदद करने के लिए आ रहा है, पर उनमें से किसी के भी पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। इसके बाद वो लोग लोहे की एक शीट पर कुछ बर्फ रखकर उसके आगे एक खाली बोतल रख देते हैं ताकि सूरज की रोशनी से वो बर्फ पिघल जाए और ये लोग पानी पी सकें। और कुछ लोग उन बैग से क्रॉस का निशान बनाते हैं ताकि उनको बचाने के लिए आने वाली रेस्क्यू टीम उन्हें आसानी से ढूंढ सके। जिसके कुछ देर बाद वहां पर एक प्लेन आता है और उन्हें लगता है कि उस प्लेन ने उन्हें देख लिया है, मगर वो प्लेन उन्हें देखे बिना ही वहां से चला जाता है। जिसके अगले दिन डैनियल कहता है कि ये इलाका बहुत बड़ा है, इसलिए रेस्क्यू टीम्स हमें इस इलाके को जोन्स में बांटकर ढूंढ रही होंगी और हमें कल उन्हीं का एक प्लेन दिखाई दिया था, मगर आज यहाँ पर कोई भी प्लेन नहीं आया, तो पता नहीं हमें ढूंढने के लिए अब वो इस तरफ आएंगे भी या नहीं। जिस पर मार्सेलो कहता है कि हम बाकी सबको ये बताकर उनकी उम्मीद नहीं तोड़ सकते, इसलिए हमें भरोसा रखना होगा कि रेस्क्यू टीम हमें बचाने जरूर आएगी। पर रॉबर्टो कहता है कि हम हवा के बिना सिर्फ 3 मिनट, पानी के बिना 3 दिन और खाने के बिना सिर्फ 3 हफ्तों तक ही जिंदा रह पाएंगे, मगर हम इस वक्त बहुत ऊंचाई पर हैं और वो भी बर्फ में, इसलिए हम 4 गुना ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, तो हो सकता है हम लोग ज्यादा दिनों तक जिंदा ना रह पाएं। लेकिन नुमा कहता है कि रोके ने बताया था कि प्लेन के पिछले वाले हिस्से में बैटरीज हैं, तो हमें प्लेन के पिछले हिस्से की ओर जाना चाहिए ताकि हम उन बैटरीज की मदद से रेडियो को ऑन कर सकें और अपने लिए मदद बुला सकें। जिसके बाद नुमा, रोबर्टो और फीतो प्लेन के पिछले हिस्से की ओर निकल पड़ते हैं, जो कि इस पहाड़ी की दूसरी ओर था। मगर थोड़ा ऊंचाई पर जाने पर फीतो नोटिस करता है कि यहाँ से उनका प्लेन नजर नहीं आ रहा था और इसकी वजह से रेस्क्यू टीम ने भी उन्हें नहीं देखा। जिसके बाद एक लैंडस्लाइड को देखकर वो लोग वापस चले जाते हैं। अब इसके बाद कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती है और अब उन सबके पास खाना भी खत्म हो चुका था। उन लोगों ने पिछले 7 दिन से कुछ भी नहीं खाया था और उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उनका पेशाब भी काला पड़ चुका था। तब रोबर्टो कहता है कि अब अगर हमने कुछ नहीं खाया तो हम मर जाएंगे, इसलिए अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम बाहर पड़ी लाशों को ही खा लें। मगर नुमा कहता है ये एक क्राइम है क्योंकि हम लोग उनकी मंजूरी के बिना उनकी लाशों को नहीं खा सकते। लेकिन भूख की वजह से उन लोगों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उनमें से कोई जूतों के लेस तो कोई सिगरेट खाकर ही अपनी भूख मिटाने की कोशिश कर रहा था। और इसी बीच एक रात नांदो की बहन सूजी भी भूख की वजह से दम तोड़ देती है। जिसके बाद उन लोगों के पास बाहर पड़ी लाशों को खाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन बाहर पड़ी लाशें उनके अपनों की थी और अपनों को ही काट कर खाने की हिम्मत उन लोगों में नहीं थी। तो अब सवाल ये था कि उन लाशों को काटेगा कौन। और तब फीतो, डैनियल और उनका एक भाई इस काम को करने की हिम्मत जुटाते हैं और वो सब ना चाहते हुए भी अपनी भूख मिटाने के लिए उन लाशों के कच्चे मांस को खा लेते हैं। तो ऐसे ही एक दिन उन लोगों को एक बैग में से एक रेडियो मिलता है और रॉय उसको किसी तरह से ठीक कर लेता है। लेकिन जब वो रेडियो चालू होता है तो उन्हें एक न्यूज से पता चलता है कि रेस्क्यू टीम्स द्वारा उन्हें 10 दिन तक ढूंढा गया, पर रेस्क्यू टीम्स को उनका प्लेन ना मिलने की वजह से उन्होंने इस प्लेन को ढूंढना बंद कर दिया है क्योंकि उन्हें लगता है ये लोग मर चुके हैं। इसलिए अब इस प्लेन के मलबे को ढूंढने का काम वो लोग अगले साल करेंगे क्योंकि बर्फ के पिघलने के बाद उन्हें इस प्लेन को ढूंढने में आसानी होगी। और ये खबर सुनते ही उन लोगों की वापस जाने की उम्मीद टूट जाती है। तो अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढें और उसमें मौजूद बैटरीज के जरिए प्लेन के रेडियो को ऑन करके अपने लिए मदद बुलाएं। इसलिए नुमा गुस्तावो और मेस्पॉन्स को अपने साथ लेकर उस प्लेन के पिछले हिस्से की तलाश में निकल पड़ता है, जहां रास्ते में उन्हें अपने कुछ दोस्तों की लाशें मिलती हैं। जिसके बाद वो लोग अपने मरे हुए दोस्तों को अलविदा कहकर आगे बढ़ते हैं, मगर बर्फबारी की वजह से उनके पैर घुटनों तक बर्फ में धंसने लगे थे। लेकिन फिर भी वो इन सब मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। पर रात होते ही वो लोग एक बर्फीले तूफान में फंस जाते हैं, जहां वो जैसे तैसे करके एक दूसरे से चिपक कर उस तूफान का सामना करते हैं। और उनके ऊपर इतनी सारी बर्फ जमने के बाद भी वो लोग किसी तरह जिंदा बच जाते हैं।
मगर उस तूफान की वजह से उन तीनों की हालत काफी खराब हो चुकी थी। जिसके बाद वो सुबह प्लेन की एक टूटी हुई शीट के सहारे अपने दोस्तों के पास वापस लौट आते हैं, जहां नांदो पूछता है कि तुम्हें वहां पर क्या दिखा, तो नुमा कहता है कि वहां चारों ओर बस बर्फ ही बर्फ है। जिस पर नांदो कहता है कि वेस्ट में जो बर्फीला पहाड़ है उसके पीछे चिली है, जो कि सेंटियागो का कैपिटल है, और अगर तुम्हें वहां तक जाना है तो तुम्हें अपनी भूख मिटानी ही पड़ेगी। और तब ना चाहते हुए भी नुमा को इंसानी मांस खाना पड़ता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उस दिन पर जब उन्हें इस जगह पर फंसे हुए 17 दिन हो चुके थे और वो लोग टूटी फूटी शायरियां सुनाकर एक दूजे को हंसा रहे थे। मगर इसके थोड़ी देर बाद एक बर्फीले तूफान की वजह से बहुत सारी बर्फ उनके प्लेन के अंदर आ जाती है और वो सब लोग बर्फ के नीचे दब जाते हैं। मगर उनमें से एक लड़का किसी तरह बर्फ से बाहर निकल आता है, जिसके बाद वो एक एक करके बाकी सबको भी बाहर निकाल लेता है। लेकिन इस हादसे में लिलियाना की मौत हो जाती है और वो लोग अभी इस तूफानी हमले से ठीक से संभले भी नहीं थे कि तभी वो एक बार फिर से बर्फीले तूफान की चपेट में आ जाते हैं और इस बार उनके साथ वो टूटा हुआ प्लेन का टुकड़ा भी बर्फ में धंस जाता है। और इस बार इस तूफानी हमले में उनमें से कुछ और लोग मारे जा चुके थे और जो जिंदा थे वो ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे। तो ऐसे ही उनका वो पूरा दिन बीत जाता है और अब भूख भी उनके बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। इसलिए वो अपनी भूख मिटाने के लिए अपने ही साथियों की लाशों को काटकर खाने लगते हैं। मगर नुमा बाहर निकलने के लिए प्लेन के कांच को तोड़ने लगता है, जिससे उसका एक पैर जख्मी हो जाता है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और आखिरकार उसकी कोशिश रंग लाती है, जिसकी वजह से वो सब उस बर्फ से बाहर निकल आते हैं। अब बाहर आने के बाद वो लोग बर्फ को खोदकर प्लेन के उस टूटे हुए हिस्से को भी बाहर निकाल लेते हैं। जिसके बाद नांदो कहता है कि आज मौसम काफी अच्छा है और धूप भी निकली हुई है, इसलिए अब हमें प्लेन के दूसरे हिस्से की खोज में निकलना चाहिए। मगर बाकी लोग कहते हैं कि 15 नवंबर यानी कि आज से 2 हफ्ते बाद बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी, तब गर्मी बढ़ेगी और तूफान भी कम हो जाएंगे और तब तक हमें इसके लिए तैयारी करनी होगी, क्योंकि हम जितनी बार भी प्लेन के दूसरे हिस्से की खोज में निकले हैं उतनी बार ही हम नाकाम होकर लौटे हैं और हमें ये भी नहीं पता कि प्लेन का वो हिस्सा कितनी दूर है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 34वें दिन पर और आज बर्फ पिघलनी शुरू हो चुकी थी। मगर तब तक ऑर्थरो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उसकी पीठ पर काफी जख्म भी हो गए थे। तब गुस्तावो ऑर्थरो को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, मगर उसके बावजूद सांस ना लेने की वजह से ऑर्थरो की मौत हो जाती है। जिसके बाद नुमा 3 लोगों के साथ एक बार फिर से प्लेन के दूसरे हिस्से की खोज में निकल पड़ता है, मगर रास्ते में ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो चक्कर खाकर गिर जाता है। दरअसल कांच से जो नुमा के पैर पर जख्म हुआ था, उस जख्म का इलाज ना होने की वजह से उसे इन्फेक्शन हो गया था। इसलिए रोबर्टो कहता है कि हमें वापस जाना होगा, मगर नुमा कहता है कि तुम लोग आगे बढ़ो और नुमा किसी तरह वापस आ जाता है, जिसकी हालत अब और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह पर, जहां आंखें खुलते ही नुमा को नांदो दिखाई देता है, जो नुमा को बताता है कि 2-3 घंटे ईस्ट की ओर चलने पर हमें वो प्लेन का पिछला हिस्सा मिल गया, जिसमें से हमें काफी कुछ मिला है, जैसे कि साफ कपड़े, रम, सिगरेट और चॉकलेट्स भी, और उसके साथ ही हमें बैटरीज भी मिल गई। मगर वो बैटरीज बहुत भारी हैं, इसलिए हम रेडियो को ही वहां तक ले जाएंगे, क्योंकि रॉय ने पोर्टेबल रेडियो ठीक किया था, तो हो सकता है कि वो प्लेन के रेडियो को भी ठीक कर सके। जिसके बाद रोबर्टो, नांदो, टिंटिन और रॉय प्लेन के रेडियो को लेकर उस दूसरे हिस्से पर आ जाते हैं और उस रेडियो को ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरी ओर नुमा की तबीयत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी और इन्फेक्शन की वजह से उसकी पीठ पर काफी सारे जख्म भी हो गए थे। उधर बाकी लोग रेडियो ठीक करने में नाकाम हो जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर एक ऐसा फैब्रिक मिलता है जो कि वाटरप्रूफ था और रोबर्टो कहता है कि हम इससे स्लीपिंग बैग बनाएंगे ताकि हम बर्फीले तूफान का सामना कर सकें, और जैसे ही स्लीपिंग बैग बन जाएं तो हम अपने आगे के सफर के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि नांदो को लगता था कि वेस्ट में पहाड़ को पार करके वो चिली की हरी भरी वादियों में पहुंच जाएंगे
जिसके बाद रॉय उस फैब्रिक से स्लीपिंग बैग बनाने में लग जाता है। और तभी एक दिन रेडियो सुनते हुए उन्हें पता चलता है कि एयरफोर्स ने एक प्लेन तैयार किया है और वो एक बार फिर से उन्हें ढूंढने के लिए इस तरफ आने वाले हैं। जिसे सुनकर रॉबर्टो कहता है कि हमें यहाँ रुककर उनका इंतजार करना चाहिए, लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि हम ये गलती दोबारा नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ पर 58 दिन से फंसे हुए हैं और उन्हें तो ये भी नहीं पता कि हम जिंदा हैं भी या नहीं। जिसके बाद नुमा नांदो से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं वापस नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे पता है मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम अपने घर वापस जरूर जाओगे और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। जिसके बाद 11 दिसंबर को नींद में ही नुमा की मौत हो जाती है और नुमा की मौत को देखकर वो सब काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कल ही यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। जिसके अगले दिन नांदो, रॉबर्टो और टिंटिन कुछ खाना पैक करके वेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं और अपने बनाए हुए स्लीपिंग बैग को यूज करके वो बर्फीले तूफान का सामना करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और जैसे तैसे करके वो उस पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन उस पहाड़ के आगे भी उन्हें बर्फ के अलावा और कुछ नहीं दिखता। जिसे देखकर रॉबर्टो कहता है कि हम यहीं पर मरने वाले हैं, मगर नांदो कहता है कि इतना आगे आने के बाद अब हम हिम्मत नहीं हार सकते क्योंकि ये पहाड़ कभी ना कभी तो खत्म होंगे ही और अगर हम कोशिश करें तो 10-12 दिन में हम इन पहाड़ों को पार कर लेंगे। जबकि उनके पास खाना सिर्फ 1 हफ्ते का ही था, इसलिए टिंटिन अपना खाना उन्हें देकर वापस आ जाता है ताकि उनका खाना ज्यादा दिनों तक चल सके और नांदो और रॉबर्टो वहां से आगे बढ़ते रहें। जिसके बाद कुछ दिनों का लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार वो दोनों एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां बर्फ नहीं थी, लेकिन इस सफर में उन दोनों की हालत काफी खराब हो चुकी थी। मगर इसके बाद भी वो लोग हिम्मत नहीं हारते और आखिरकार वो एक नदी के पास पहुंच जाते हैं जहां उस नदी के दूसरी ओर फाइनली उन्हें एक इंसान मिलता है और वो कागज पर लिखकर उस आदमी को बताते हैं कि हम वही लोग हैं जिनका प्लेन एंडीज में क्रैश हो गया था। हम पिछले 10 दिनों से चल रहे हैं और इस वक्त वहां पर 14 और लोग हैं जो कि जिंदा हैं, पर वहां पर हमारे पास खाना भी नहीं है और हम लोग इतने कमजोर हो चुके हैं कि चल भी नहीं सकते। तो बताइए आप हमें बचाने कब आ रहे हैं? और वो आदमी उनके इस लेटर को सीधा पुलिस स्टेशन ले जाता है जहां से पुलिस कर्मचारी इस बारे में एयर रेस्क्यू सर्विस को इन्फॉर्म करते हैं। जिसके बाद वो आदमी उन दोनों को खाना खिलाता है और कुछ देर बाद न्यूज रिपोर्टर्स वहां आकर उनका इंटरव्यू लेने लगते हैं। दूसरी ओर एंडीज में फंसे हुए बाकी लोग भी रॉबर्टो और नांदो का इंटरव्यू सुन लेते हैं, जिसे सुनकर वो अपने अपने घर वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं और वो हर मरने वाले की कोई ना कोई चीज चुनकर बैग में डाल रहे थे ताकि वो उन्हें उनकी फैमिलीज को दे सकें। जिसके कुछ ही देर बाद नांदो एयर रेस्क्यू टीम के साथ हेलीकॉप्टर लेकर उन लोगों को बचाने के लिए पहुंच जाता है। तो अब फाइनली 22 दिसंबर के दिन उस फ्लाइट में से 16 लोग जिंदा अपने घर वापस लौट आए, जहां उनकी फैमिलीज उनको जिंदा देखकर बहुत खुश थी। मगर उनका मौत के मुंह से घर वापस लौट आना किसी जश्न से कम नहीं था, इसीलिए वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। जिसके बाद उन सबको सीधा हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि वो लोग इतने कमजोर हो चुके थे कि ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। मगर लोग उनको हीरोज मान रहे थे, लेकिन सच तो ये है कि उनका घर लौटना कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि वो खुद मौत से लड़कर घर वापस आए थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम अक्सर इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलो मैं अब तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।